देखिए, ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सन 1953 की है। बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन मुझे याद है वो घटना। 1951 में मैंने हाई स्कूल पास किया था। अच्छे नंबर थे, लेकिन जिस गांव में या कस्बे में मेरा जन्म हुआ था, उसमें कुल 10वीं तक की पढ़ाई थी। आगे पढ़ना है तो आपको बाहर जाना हो। मैंने सोचा बाहर जाऊंगा तो पैसा काफ़ी खर्च होगा और परिवार में इतनी सुविधा नहीं है कि वो इतने बड़े खर्चे को वहन कर सके। फिर इंटरमीडिएट के बाद बीए भी, फिर एमए भी, तो सारा खर्चा होगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई घर पर रह करके प्राइवेटली करूँगा। तो इंटरमीडिएट मैंने प्राइवेट किया। ईश्वर की कृपा, मेरा परिश्रम कि मुझे बहुत अच्छे अंक मिले, फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंक। और इतने अंक उन सब लोगों में से किसी को नहीं मिले थे जो पढ़ने के लिए बाहर गए थे। ये परीक्षा फल आया तो हौसला बढ़ा। इलाहाबाद जाने का जो मन था, उसके लिए रास्ता खुल गया। इलाहाबाद में हॉस्टल में एडमिशन लिया। अब वहाँ रैगिंग बहुत होती थी। रैगिंग में ये भी होता था कि नए लड़कों की जो डाक आती थी, उसे पुराने लड़के पार कर देते थे। जो माता पिता की चिट्ठी होती थी या और कोई व्यक्तिगत होती थी, उसे तो छोड़ देते थे, लेकिन पत्र पत्रिकाओं को नहीं छोड़ते थे, अखबारों को नहीं छोड़ते थे। मैं चूंकि कविताएं लिख रहा था बराबर, और वो कविताएं मुख्य रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स में प्रकाशित होती थी। साहित्यकार जो महादेवी निकालती थी, उसमें तो वहाँ जाने के बाद प्रकाशित होने लगी। लेकिन नवभारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान जब मेरी कविता प्रकाशित करते थे, तो वे उसे उसकी एक प्रति भेजते भी थे। प्रति इलाहाबाद के पते पर आती थी और आई हुई डाक में से पुराने लड़के उसको पार कर देते थे। ये नुकसान हुआ, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा हुआ। जब उन्होंने अखबार खोला, साप्ताहिक हिंदुस्तान खोला, तो उसमें मेरी कविता पढ़ने को उनको मिली। लड़के ज़्यादातर पश्चिमी यूपी के थे और वहाँ नवभारत टाइम्स का एक छत्र साम्राज्य था। साप्ताहिक हिंदुस्तान भी क्योंकि दिल्ली से निकलता था, वो भी बहुत पढ़ा जाता था। उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी, उसमें तो उन सीनियर लड़कों ने दूसरे हॉस्टल्स में ये खबर भेज दी। बातचीत में शुरू हो गया कि जो नया लड़का आया है, इसकी कविताएं तो नवभारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपती है। इसका फायदा ये हुआ कि उन्हीं दिनों केपीयूसी कैस्ट पाठशाला
यूनिवर्सिटी कॉलेज नाम का जो हॉस्टल था, उसमें एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, इंग्लैंड से पीएचडी का काम करके लौटे थे। उनके स्वागत में वो गोष्ठी आयोजित हुई। आयोजनकर्ता में तो अजित कुमार थे, जो खुद अच्छे साहित्यकार थे, और एक राजनारायण बिसरिया थे, जो उनको मदद कर रहे थे। बच्चन जी को आमंत्रण गया। क्योंकि मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं भी कवियों की पंक्ति में बैठा था। हॉस्टल में के उस हॉल में एक गोल घेरे में हम सब कवि बैठे हुए थे, और हम लोगों के पीछे श्रोतागण थे। काफी भीड़ थी। सब लोग अपनी अपनी कविता पढ़ रहे थे। मैं भी पढ़ चुका। मेरे बाद 7-8 लोगों ने और पढ़ी, और फिर बच्चन जी का नंबर आया। सब लोग उत्सुक थे कि बच्चन जी ने इंग्लैंड में क्या लिखा, नया सुनाएंगे, पुराना सुनाएंगे। मगर बच्चन जी को उनके दोनों बेटे अमिताभ और अजिताभ, ये उनको घेर के बैठे हुए थे, उनके गले में हाथ डाले हुए, उनसे बात करते हुए। अब ऐसे में तो बच्चन जी कविता नहीं पढ़ सकते थे। उन्होंने एक नज़र डाली, और पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मुझे इशारा किया, इन दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लो। दोनों बच्चे मेरे पास आए। खाकी पैंट और सफ़ेद हाफ शर्ट, आधी बाएं की, पहने हुए थे दोनों। पैंट हाफ पैंट था। मैंने एक को एक तरफ बाएं हाथ की तरफ, दूसरे को दाएं हाथ की तरफ बिठाया। दोनों की पीठ पर हाथ रखा और उनको समझाया, अमिताभ को समझाया कि देखो, अभी बच्चन जी कविता पाठ करेंगे, अपन को उसे सुनना है, और कोई डिस्टरबेंस, कोई बाधा अपनी किसी बातचीत से उन्हें ना हो, ये ध्यान रखना है। अमिताभ को समझाया। अमिताभ ने स्वीकार किया। तो अजिताभ को भी, जो छोटे थे, उनको तो स्वीकार करना ही था। करीब आधा घंटे तक, बल्कि इससे ज़्यादा समय तक, बच्चन जी कविताएं सुनाते रहे। तभी तभी मिलन यामिनी प्रकाशित हुई थी उनकी किताब, उसकी भी कविताएं सुनाई। और इस तरह से दोनों की पीठ पर हाथ रखे हुए मैंने भी शांति से बच्चन जी को सुना। बैरागी जी, आज तो सारी दुनिया की पीठ पर अमिताभ बच्चन का हाथ है, लेकिन 1953 के उस दिन, वो ऐसा दिन था, वो ऐसा समय था, जब उनकी पीठ पर मेरा हाथ था।